द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार, यूपीएससी सीएससी 2023 के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास इसके पहले प्रस्तावना का पार्ट 1 आप तक डिलीवर हो चुकी है। इस क्लास में हम प्रस्तावना का पार्ट 2 आप तक डिलीवर करेंगे। मसलन हमने पहली वाली क्लास में यह जाना था कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है, प्रस्तावना का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं जो प्रस्तावना के महत्व को दिग्दर्शित करते हैं, उसमें से हमने धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, संप्रभुता क्या है, और ऐसे शब्दों का अध्ययन कर लिया है। शेष जो शब्द बचे हुए हैं उनका, और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये प्रस्तावना का, क्योंकि इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रस्तावना से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वे डिसीजन जिनसे पूरे संविधान की, पूरे राज्य व्यवस्था की दिशा और दशा ही बदल गई। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संविधान को जीवंत बनाने के लिए इस पार्ट में जो डिसीजन दिए गए वे हमें अध्ययन करना है। मसलन हम बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जानेंगे, केशवानंद भारती केस जानेंगे, एनरी बेरुवारी केस जानेंगे, एसआर बॉम्बई केस जानेंगे, एलआईसी केस जानेंगे, और अंत में प्रस्तावना के बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ कमेंट्स किए हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी कमेंट्स जो किए गए हैं उनसे कोरिलेटेड करके प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। और अंत में प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पहलुओं का हमें अध्ययन करना समीचीन है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। हमने संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम उसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द है, वो है अखंडता। अखंडता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो अखंडता शब्द है, यह जब हमारे देश की प्रस्तावना बनी तो उस समय शामिल नहीं था। प्रश्न बनता है फिर ये शामिल कब हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इंदिरा जी की सरकार थी, उस समय इसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया। और अखंडता का मतलब यही है कि हमारे देश की जो बाउंड्री लाइन है, हमारे देश का भूभाग है, उस भूभाग को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग करने की कोई कोशिश करेगा तो सरकार उसके साथ वही कोशिश करेगी जिससे उसको उसकी जो मनोकामना है या उसकी जो मंशा है कि भारत के टुकड़े कर दें, उस टुकड़े को ना होने दिया जाए। इसके लिए सरकार उसके प्रति अपने जो भी उचित कार्यवाही होगी वह करेगी। उचित कार्यवाही क्या होगी आप सब जानते हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिस संविधान से आप अपने अधिकारों की दुहाई करते हैं, जिस संविधान से आप अपने अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, अपने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसी संविधान को आप तबाह करने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे शब्द बोलते हैं और भारत विरोधी कार्यों में संलिप्त होते हैं। तुमसे तो अच्छे वे पक्षी हैं जो कहते हैं फल खाए इस वृक्ष के, वाट लतीड़े पात, यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। एक बार एक जंगल में आग लग गई और उस जंगल में रहने वाले पक्षी जो पेड़ों पर रहते थे वो उसी जंगल के साथ जल रहे थे। तो रास्ते से एक पथिक जा रहा था। उस पथिक ने पूछा कि आपके पास पंख हैं, आप उड़ क्यों नहीं जाते, आप इसके साथ क्यों जल रहे हैं? तो पंछियों ने बड़ा सटीक उत्तर दिया, बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि डियर पथिक, हम इसी वृक्ष के फल खाए हैं, इसी पर हमारा विश्राम हुआ है, और हमारा यही धर्म है कि ये जल रहे हैं, हम जल रहे हैं। हमारे यहाँ फूल कहता है, हे बनमाली मुझे तोड़े लेना, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि की शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। एक पुष्प की ये अभिलाषा है, और एक मानव की क्या अभिलाषा है कि सरकार को अखंडता जैसे शब्दों को संविधान में लिखना पड़ा कि देखिए आप अखंड भारत का ही भाग रहेंगे, आप इसे खंडित नहीं कर सकते हैं। तो अखंडता का सिंपल सा मतलब यही है कि भारत का जो भूभाग है उस भूभाग को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब हम
एक शब्द और है बंधुता। बंधुता का मतलब क्या हुआ? लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करना, लोगों में भ्रातृत्व हो, ब्रदरहुड हो, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का पालन करना कि सारा भारत ही हमारा परिवार है। ये है बंधुता का मतलब। अब मूलभूत तत्व है जो इम्पोर्टेंट है वह हमारे संविधान में की प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस पंथ के हों, वे सभी एक हैं। उसमें ऊंच नीच कोई नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम हायर कास्ट के हैं इसलिए हमें ज़्यादा प्रिविलेज मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा प्राथमिकता में रखा जाए। आप लोअर कास्ट से हैं इसलिए आपको लोअर टाइप के सारे संसाधन दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितने भी लोग हैं, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न रंग के आधार पर, न महिला पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक समता है, यानी कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है। वह वही कार्य कर सकता है जो एक आदमी कर रहा है, दूसरा आदमी भी वही कर सकता है। इसी तरीके से आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ? आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं उस पर अधिकार सभी का है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। मसलन राष्ट्र की जो संपत्ति है उस संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो अंबानी भी व्यापार कर सकते हैं, अडानी भी व्यापार कर सकते हैं, और एक छोटा व्यक्ति जो चाहता है हम भी स्टार्टअप करें, उसके लिए वह अधिकृत है। या नहीं कहा जाएगा कि आप व्यापार नहीं कर सकते। और इसी व्यापार को तो प्रिविलेज देने के लिए मुद्रा लोन जैसी स्कीम सरकारों के द्वारा चलाई जाती है। बात अलग की है कि भारत में जो विषमता है, जो धन का संकेंद्रण है, वह कुछ ही लोगों तक होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 1% जनसंख्या के पास भारत का 22% धन है। 1% जनसंख्या भारत का 22% धन रखती है। तो ये अलग का मुद्दा है। फिर राजनीतिक न्याय की बात की गई। राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति राजनीति में भागीदारी ले सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जो भी चाहे राजनीति से रिलेटेड है वह कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। ये सारे जो न्याय हैं ये सभी नागरिकों को मिले हैं, जिसका दिग्दर्शन हमारी प्रस्तावना में है। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? प्रतिबंधों का अभाव। किसका? प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि व्यक्ति के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध न लगाया जाए, रोक टोक न लगाई जाए। ऐसी जो संकल्पना है वह क्या कहलाती है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में क्या दिया गया है? विश्वास की स्वतंत्रता। आपको जिस ईश्वर में, जिस धर्म में, जिस मजहब में भरोसा है, आप विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि राम ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि अल्लाह मेरा कल्याण कर सकता है। आप यह भी विश्वास कर सकते हैं कि हमारा गुरु नानक ही बेड़ा पार कर सकते हैं। तो आपके विश्वास की बात है। आपको इसी में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। आप चाहें जिस धर्म को अपनाएं। आपका मन है आप हिंदू धर्म बन जाएं, आपका मन है आप मुस्लिम बनना चाहते हैं आप मुस्लिम बन जाएं, आप मुस्लिम हैं आप हिंदू बन जाएं, आप हिंदू हैं आप बौद्ध बन जाएं, जो भी बनना चाहें बन जाएं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि किसी व्यक्ति को फोर्सली धर्मांतरित नहीं कराया जा सकता है। अगर आप फोर्सली धर्मांतरित कराते हैं तो यह संविधान विरुद्ध है, कानून विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध है, और ऐसे विरुद्ध निषिद्ध कार्य आपको नहीं करने दिए जाएंगे। अगर आप फिर भी हठधर्मिता के कारण ऐसा करते हैं तो कानून व्यवस्था IPC CRPC आपको दंड देने के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। इसी तरीके से इसमें बोलने की भी स्वतंत्रता दी गई है कि आपका मन है कि सरकार को उसकी नीतियों के कारण उसकी आलोचना करना है, आप आलोचना कर सकते हैं। आपका मन है बोल के आप किसी को टीचिंग या पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। आप सभा आहूत कर सकते हैं, यानी कि सभा बुला सकते हैं, उसमें कुछ बोल सकते हैं। ये सारी बातें स्वतंत्रता में दी गई हैं। आगे जब हम मूल अधिकार को पढ़ेंगे तो मूल अधिकारों में इन सब बातों को और विस्तृत रूप से जानेंगे। और इसी में अगली बात दी गई है समता।
समता का मतलब क्या हुआ कि लोगों के साथ किसी भी प्रकार से ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो हमारे प्रस्तावना में दी गई हैं। आगे जब हम भाग 3 के तहत मूल अधिकार पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, तो उसमें इन सब चीज़ों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और प्रस्तावना। अगर किसी प्रोविजन के साथ सुप्रीम कोर्ट शब्द जुड़ रहा है या उसके निर्णय जुड़ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के केस। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण केस हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बाकी उसके बाद भी केसेज आए वो भी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला मुद्दा हम पढ़ते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। इज अ प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रश्न बना और प्रश्न इनरी बेरुवारी केस में आया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है अथवा नहीं। ये 1960 का मामला है। जरा इसको मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाता हूं। आप जानते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ, भारत के भूभाग से एक नए देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान, जिसमें 2 भाग शामिल थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमाओं का विभाजन हुआ, उन सीमाओं के विभाजन के लिए रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था। किसको? रेडक्लिफ को। और रेडक्लिफ ऐसा व्यक्ति था जिसने या जानबूझकर या इसको नॉलेज नहीं था ज्योग्राफी का, कुछ ऐसा डिवीजन किया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद की समस्या उत्पन्न हुई। डिवीजन तो इसने ऐसे भी कर दिया कि मान लीजिए ये पाकिस्तान था और ये भारत था, तो कुछ भागों को ऐसे डिवीजन किया कि किसी के घर से ही, मान लीजिए किसी घर में 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे पाकिस्तान में आ गए और 2 कमरे भारत में आ गए। इस तरीके का इसने डिवीजन किया। खैर, ये मामला यही छोड़िए, मामला इनरी बेरुवारी का देखते हैं। इनरी बेरुवारी ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिम बंगाल के पास, यहाँ का था। यहाँ पर क्या था कि ये जो व्यक्ति नियुक्त हुआ था रेडक्लिफ, इसने इस क्षेत्र का सीमांकन ही नहीं किया, यानी कि जो बेरुवारी क्षेत्र था इसका इसने डिवीजन ही नहीं किया। और इत्तेफाक एक और हुआ कि ये जो बेरुवाड़ी प्लेस था, स्थान था, या भारत के पास था। कुछ दिन तो पाकिस्तान को हवा ही नहीं लगी कि इस क्षेत्र का बंटवारा नहीं हुआ है। जब पाकिस्तान को हवा लगी तो भारत से फिर लड़ाई करना शुरू किया, और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि विवाद से अच्छा है इस विवाद का समाधान कर लें। और विवाद का समाधान क्या हो सकता था? समाधान ये हो सकता था कि पाकिस्तान कहता है तो हमें पूरा दे दो, और नहीं पूरा देना है तो आधा दे दो। नेहरू जी ने सोचा, जब हम इतने बड़े भूभाग को इधर दे दिए, इसको इतना बड़ा भूभाग इसको इधर दे दिया, अभी छोटा सा क्षेत्र है, इस छोटे से क्षेत्र के लिए हम क्यों विवाद उत्पन्न करें। और जम्मू कश्मीर में बृहद स्तर पर विवाद चल ही रहा था, तो नेहरू जी ने सोचा कि लड़ाई से कुछ काम नहीं होना है, हम इसको दे ही देते हैं। नेहरू जी ने कहा ठीक है, आप आधा ले लीजिए। नेहरू जी ने एक मामला तो निपटा लिया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वाह लड़ाई को तो नेहरू जी ने सॉर्ट आउट कर लिया, लेकिन आंतरिक लड़ाई बढ़ गई। और खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि डियर प्रधानमंत्री, क्या आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि आप अपने भूभाग को भी दे रहे हैं, और जो बेरुवाड़ी क्षेत्र का डिवीजन हुआ तो यहाँ लोग भी तो रह रहे थे, अभी तक ये पूरा भूभाग भारत के पास था। नेहरू जी ने इस भूभाग को दे दिया, किसको? पाकिस्तान को। तो यहाँ की जनता को भी आपने दे दिया और यहाँ की जमीन को भी दे दिया। और क्या जो संप्रभुता शब्द लिखा गया है प्रस्तावना में, क्या उस प्रस्तावना में लिखे गए संप्रभु शब्द से आप इतने संप्रभु हो गए हैं कि आप अपने भूभाग को और अपनी जनसंख्या को दे रहे हैं? भाई, जब चुनाव हुआ था
1960 के पहले, तो 1960 के पहले जो बेरुवाड़ी क्षेत्र की जनता थी, इसने भी तो वोट किया था। और आपको जिस जनता ने चुना, आप इतनी शक्ति रखते हैं कि आप उसको पाकिस्तान को दे रहे हैं, जमीन सहित पाकिस्तान को दे रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष ध्यान नहीं दिया, जाके केशवानंद भारती केस में ध्यान दिया। और एनडी बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो अपील किए थे, आप कान लगा के सुन लीजिए, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग ही नहीं है, तो हम किस आधार पर ये बताएं कि नेहरू जी ने सही किया कि गलत किया। जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं तो उसमें संप्रभुता शब्द लिखी गई, हम उससे क्या करें। अपीलार्थी शांत हो गए, बेरुवाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरा मामला जब आया तो अब उतना सरल मामला नेहरू जी के लिए नहीं था। उस समय नेहरू जी थे भी नहीं, उस समय इंदिरा जी थी। कौन? इंदिरा जी। और जो ये मामला था वह केशवानंद भारती केस था। क्या? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। और ये कब हुआ था? 1973 में। इस मामले का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताते हैं। बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको पिक्चर क्लियर हो पा रही हो तो ये केशवानंद भारती संत जी हैं और ये केरल के एक मठाधीश थे और इनके पास बहुत सी जमीन थी। और उस समय सरकार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया था और लैंड रिफॉर्म एक्ट में सरकार ने प्रोविजन किया कि जिसके पास एक मानक बना दिया कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 हेक्टेयर जमीन रहेगी और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन अगर आपके पास है तो उस जमीन को सरकार अधिग्रहित कर लेगी। और सरकार क्यों अधिग्रहित करेगी? सरकार हो सकता है वहाँ कोई फैक्ट्री लगा दे, कोई रोड बना दे, कोई ट्रांसपोर्ट बना दे, या सरकार उन लोगों को जमीन दे दे जिन लोगों के पास जमीन नहीं है। सरकार का ये मकसद था जो कि सकारात्मक था। लेकिन मुद्दा ये आया कि अभी आप आगे जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ही तहत धार्मिक संप्रदायों को या धार्मिक आयोजन करने के लिए या धार्मिक मंदिर बनाने के लिए या धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने के लिए आपको प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो सरकार ने हमारी जमीन ली है, यह जमीन का जो अधिग्रहण है सरकार के द्वारा यह असंवैधानिक है। क्या? असंवैधानिक है, क्योंकि हमें मूल अधिकार दिया गया है धार्मिक, और धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक मूल अधिकार जो दिया गया है उसमें हमें यह भी अधिकार दिया गया है कि हम धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए संपत्ति को रख सकते हैं और संपत्ति में हमारी जमीन भी आती है। तो ये मामला था, इसकी हियरिंग हो रही थी। इसी बीच में प्रस्तावना वर्ड भी आ गया और ये जो अपीलार्थी थे ये लोग कह रहे थे कि सरकार के पास, क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट संविधान संशोधन के माध्यम से आया था, तो जो अपीलार्थी थे खास करके केशवानंद भारती साहब और इसी समय ननी पालकी वाला साहब थे जो अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई है, ये इनके केशवानंद भारती के महंत जी के वकील थे। तो इन्होंने आर्गुमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट जरा सुनिए, सरकार को जो भाग 20 के तहत, भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत आप जानते हैं संविधान संशोधन की व्यवस्था दी गई है। तो आर्टिकल 20 भाग 20 और आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है वह मनमानी नहीं होनी चाहिए कि सरकार का जब मन आता है वह संशोधन कर सकती है। और आप देखिए तो मूल अधिकार पर ही अतिक्रमण कर दिए हैं। तो इसमें दो मुख्य डिसीजन है जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जो याद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 13 जजों की ये बेंच थी। किसकी? 13 जजों की बेंच। अभी तक की यह सबसे बड़ी बेंच है, इससे बड़ी कोई बेंच नहीं बनी हुई है। तो इस 13 जजों की पीठ ने अंत में दो जो महत्वपूर्ण निर्णय हमें पढ़ना है उन्होंने दिया कि देखो, जो संशोधन करने की शक्ति है वह संसद को दी गई है और संसद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। पहली बात उन्होंने कही
और संशोधन कर सकती है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि हाँ संसद जो है वह कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के जिन प्रोविजंस में संशोधन नहीं कर सकती है। और उन्होंने कहा कि जो मुख्य प्रोविजन है वह बेसिक स्ट्रक्चर के तहत माने जाएंगे। क्या? बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा। मूलभूत ढांचे का मतलब ये हुआ कि संविधान के कुछ ऐसे प्रोविजंस जिन प्रोविजंस को हटा देने के बाद संविधान नहीं बनेगा, रहेगा या बनेगा, वह एक मृतप्राय दस्तावेज बन जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से मानव शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए, मानव शरीर से हृदय को निकाल दिया जाए, तो क्या यह संभव है कि मानव सर्वाइवल कर पाएगा, मानव जीवित रह पाएगा? उत्तर होगा ना। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना और संविधान के कुछ ऐसे भाग हैं जिन भागों को हटा देने के बाद संविधान नहीं रहेगा बल्कि वह डेड कर जाएगा। और ऐसे प्रोविजंस को सरकार यानी कि संसद हटा नहीं सकती है। तो लोगों ने पूछा कि आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे तथ्यात्मक रूप में नहीं दे सकते बल्कि यह एक विचारधारा के रूप में है। और विचारधारा के रूप में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देश काल परिस्थिति बताएगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी या शामिल की जाएंगी। और अभी तक लगभग 25 से ज्यादा शब्दों को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया गया है, जैसे मूल अधिकार, लोकतंत्र, गणराज्य, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब चीजों को न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर के तहत शामिल कर दिया है। और अगली बात इसमें यह कही कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग है। आप देख रहे हैं इनेरी बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को बदला और उन्होंने कहा कि इसके पहले जो डिसीजन दिया गया था उसमें कुछ तथ्यों की अनदेखी हुई थी और वह जो डिसीजन था वह गलत था। अब हम अपने डिसीजन को सुधारते हैं और हम अनाउंसमेंट करते हैं या डिसीजन देते हैं कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदलने की कैपेसिटी है, जो कि जब जुडिशरी पढ़ेंगे तब जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को बदल सकता है। इसीलिए इनेरी बेरुवारी केस को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया और एक नया केस के तहत एक नया निर्णय दिया। निर्णय यह था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो एक प्रश्न और बनता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। अब आप सिंपल सी बात बताइए कि जो पार्ट संविधान का भाग हो गया उसमें तो संशोधन हो ही सकता है भाई। आर्टिकल 368 और भाग 20 में जो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं। यानी कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन नहीं कर सकता है। तो अब जो पार्ट हो गया संविधान का उसमें संशोधन हो सकता है। अब इसमें क्या ऐसी बड़ी बात है कि जो भूल जाओगे? भाई इनेरी बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं। जो चीज संविधान का भाग नहीं है उसमें भाग 20 के तहत और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं हो सकता। जो भाग हो गया संविधान का उसमें संशोधन हो सकता है। सिंपल। तो अगर प्रश्न बने कि किस केस में कहा गया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? इनेरी बेरुवारी केस। और प्रश्न दूसरा बने कि किस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केशवानंद भारती केस 1973। सिंपल सी बात है। ये हो गया। और दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है कि जो इनेरी बेरुवारी केस मामला आया था 1960 का, उस समय जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई थे वह भुवनेश्वर प्रसाद थे। और जो केशवानंद भारती केस आया उस समय एसएन सीकरी साहब थे। कौन? एसएन सीकरी। अभी प्रश्न पूछा नहीं गया, मैं भी प्रश्न पूछ लिया जाए, इतना बड़ा केस है।
लैंडमार्क डिसीजन आ रहे हैं, तो हो सकता है वहां के सीजीआई को पूछ ले। फिर इसी तरीके से एक केस आया था एसआर बोम्बई केस। एसआर बोम्बई केस में भी कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। एलआईसी केस आया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। इस तरीके से संविधान प्रस्तावना से रिलेटेड 4 महत्वपूर्ण केसेस को आप याद रखें। पहला केस एनरी बेरुआरी केस 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा केस केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है और इसलिए इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन संशोधन उन बातों का नहीं हो सकता है जो मूलभूत ढांचे के तहत आती हैं। फिर तीसरा केस एसआर बोम्बई केस 1993 का, इस समय सीजीआई रामास्वामी साहब थे। इस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। फिर इसी तरीके से अगला केस आया एलआईसी केस 1995 का। एलआईसी केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। और सबसे बड़ी पीठ कौन थी? केशवानंद भारती केस की 1973 की। अभी तक इतनी बड़ी कोई पीठ नहीं बैठी है। अब 2-3 बातें और जान लेते हैं। संशोधन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है, क्योंकि जो बातें संविधान में है, जो बातें संविधान का भाग है, उसमें संशोधन हो सकता है, नो दिक्कत। अब आगे एक और बात है कि क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है अथवा नहीं, यानी कि प्रस्तावना न्याय योग्य है अथवा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के आधार पर डिसीजन हो सकता है अथवा नहीं। न्याय योग्य के क्या मतलब क्या हुआ कि उस पर हेयरिंग होगी, तो इसका उत्तर होगा नहीं। जिस बात का निर्णय नहीं हो सकता उस बात को भाई फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। फोर्सेबल वही बातें हो सकती हैं जिस पर न्याय हो। तो प्रस्तावना के आधार पर ना कोई न्याय हो सकता है ना अन्याय हो सकता है। हाँ, संविधान की व्याख्या करने के लिए उसको एसेंस लिया जा सकता है, वो अलग की बात है। तो अगर प्रश्न बने कि प्रस्तावनावाद योग्य है, नहीं, न्याय योग्य है, नहीं। अब अगली बात इसमें और इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और कमेंट्स दिए गए हैं। फैक्ट ये है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात दी गई है वह फ्रांसीसी क्रांति से दी गई है। पता नहीं क्यों। अरे बंधुता वसुधैव कुटुंबकम तो सबसे पहले वेदों ने लिख दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पता नहीं क्या जरूरत थी कि हर चीज को विदेशों से ही जोड़ रहे हैं। अभी आगे आप पढ़ेंगे प्रस्तावना संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। सब कुछ है फिर भी थैला यही कहलवा रहे हैं उधार का। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रस्तावना में दी गई है, यह एक संकल्प है। और संकल्प क्या है कि हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे। संकल्प हम कितना पूरा करते हैं ये तो हम पर डिपेंड करता है। फिर एक जस्टिस हुए हिदायतुल्लाह साहब, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। फिर इस तरीके से के मुंशी साहब थे जिन्होंने कहा कि यह राजनीतिक जन्मपत्री है। और 2-3 बातें और हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी एक विशिष्ट भाषा है, यानी कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे कैसे लिखा गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये बातें थी प्रस्तावना से रिलेटेड। आई थिंक प्रस्तावना से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हमने जो प्रस्तावना पढ़ी है इससे लगभग 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, ताकि अगर कुछ फैक्ट छूट भी गए हों तो उनको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में शामिल कर लेंगे और एक अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो पढ़ा आपने वह आपको समझ में आया है कि नहीं। एक बात आप मान के चलिए कि आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप हर विषय के कम से कम 1000 प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक आप इस स्थिति में नहीं होंगे कि आप श्योरिटी के साथ यह कह सके कि हम कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रत्येक विषय के लगभग 1000 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, प्रश्न लगा लेंगे, तो आप इस स्थिति में होंगे कि जहां भी पेपर देने जाएंगे, पेपर देने के बाद पेपर वहीं फेंक के आ जाना, आके मिलाना भी नहीं, सीधा मेंस की तैयारी में लग जाना। लेकिन शर्त है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न पत्र का या प्रत्येक विषय का कम से कम 1000 प्रश्न जरूर हल करें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 1 को स्टार्ट करेंगे जिसमें संघ राज क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है।
फिर उसके बाद हम आर्टिकल अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का यही समापन। धन्यवाद, नमस्कार।